गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू द करंट अफेयर्स क्लास ऑफ द्रोणाचार्य आईएएस, जहां पे हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आइटम कवर करते हैं यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं 4 फरवरी 2026 की क्लास। सबसे पहले आ जाता है कि अभी रिसेंटली 30th और 31st जनवरी को हुई है इंडिया और अरब लीग की मीटिंग इन न्यू दिल्ली। दिस वॉज देयर सेकेंड मीटिंग ऑफ देयर फॉरेन मिनिस्टर्स एंड फर्स्ट टाइम ये इंडिया ने होस्ट की थी। अरब लीग क्या है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये एक रीजनल बॉडी है 22 मेंबर कंट्रीज की जो अरब रीजन में है। इसको इजिप्ट में बनाया गया था 1945 में, और इसका पर्पस ये था कि सारे मेंबर्स में क्लोज टाइज कोऑर्डिनेट करे, क्योंकि उनके कल्चरल बैकग्राउंड और उनके इंटरेस्ट में जो सिमिलैरिटीज हैं उनको फर्दर करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए ये बॉडी बनाई गई थी। पहले इस लीग का मैप देख लेते हैं। सो इफ यू लुक एट द मैप, it includes 22 countries from North Africa and from West Asia. It does not include Israel. क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से अरब कंट्रीज और इजराइल के बीच में नहीं बनती है। दूसरी चीज, दैट द पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन या पीएलओ इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पैलेस्टाइन इन द अरब लीग। क्यों ये मीटिंग हुई, क्या इसका कॉन्टेक्स्ट था और क्या इसके की आउटकम्स हैं? तो जैसे कि हम जानते हैं, अभी ईरान और यूएस के बीच में काफी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसकी वजह से इस पूरे रीजन की स्टेबिलिटी इज अंडर थ्रेट। जैसे हम पढ़ चुके हैं कि पर्शियन गल्फ कितना इंपॉर्टेंट है फॉर द मूवमेंट ऑफ ऑयल एंड कमोडिटीज। तो दिस कॉन्फ्लिक्ट एंडेंजर्स दैट, एंड ये पूरे रीजन को अफेक्ट करता है। इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको सुलझाने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस बनाया है, और उन्होंने बहुत कंट्रीज को इनवाइट किया है इस बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन करने के लिए। इंडिया को भी इनवाइट किया गया है, एंड इंडिया वांट्स टू टेक अ कॉल वेदर टू ज्वाइन द बोर्ड और नॉट। फॉर दैट इट वांटेड टू हैव a meeting with the Arab countries and only then take a decision. Then there is a rift between two key members जो इस ब्लॉक के लीडर्स हैं, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। जनरली सऊदी और यूएई आर ऑन गुड टर्म्स, बट ऑफ लेटली इन दोनों के बीच में यमन के मामले में नहीं बन रही है, वेर दे आर बोथ सपोर्टिंग डिफरेंट फैक्शंस। इस कॉन्टेक्स्ट में दिल्ली डिक्लेरेशन इशू की गई है, जहां पे both sides have clarified their positions on certain key issues. सबसे पहले, the need to uphold sovereignty, unity, territorial integrity of Sudan, Somalia and Libya. ये आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसे कि आप जानते हैं कि जो वेरियस ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं वो यूपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड दीज रीजन्स हैव बीन एट द हार्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ रिसेंटली। सूडान के अंदर सिविल वॉर चल रही है इन अ प्लेस कॉल्ड डारफर। सोमालिया में एक सेपरेट रीजन जिसका नाम है सोमाली लैंड, वो सोमालिया से टूटकर एक अलग देश बनना चाहता है। लीबिया, लीबिया में भी सिविल वॉर की प्रॉब्लम चल रही है और इनका कैपिटल है ट्रिपोली। These two sides have condemned the atrocities against civilians in these regions, क्योंकि यहाँ पे भी just like the Israel-Palestine conflict, there is a lot of civilian death and a lot of human right violations that are happening. They have condemned the Houthi attacks in the Red Sea. जैसे कि आपको पता होगा कि जो यमन कंट्री है वहां पे एक जो रेबेल ग्रुप है हूथी जिसको कहा जाता है, they frequently attack ships that are passing through the Red Sea, and this has created a lot of worry about the container and the oil ships that are passing through the Suez Canal and the Red Sea, जिसपे ये frequently अटैक करते रहते हैं और यहाँ के जो कंट्रीज हैं उनका बिजनेस डिसरप्ट करते रहते हैं। इंडिया की तरफ जो फ्लो हो रहे टैंकर्स हैं उनका बिजनेस
इंटरप्ट करते रहते हैं, जो हमारे लिए प्रॉब्लम है। It has also emphasized unity in Yemen and condemned the secessionist body Southern Transition Council in Yemen. ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज यमन में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बिटवीन द रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट इन यमन एंड दिस बॉडी कॉल्ड सदर्न ट्रांजिशन काउंसिल। प्रॉब्लम क्या है कि जो सऊदी अरेबिया है वो यहाँ की गवर्नमेंट को बैक कर रहा है या सपोर्ट कर रहा है, जो यूएई है दे आर सपोर्टिंग दिस सदर्न ट्रांजिशन काउंसिल। इसकी वजह से बिटवीन दीज टू इम्पोर्टेंट मेंबर्स ऑफ अरब लीग देयर हैज बीन कॉन्फ्लिक्ट इन रिसेंट टाइम्स। इसकी वजह से ये बहुत न्यूज में है। फॉर दिस रीजन आई वुड encourage you to read the map, to look at the map, all the key cities, all the water bodies and countries around these mentioned areas, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 key pillars of long-term cooperation have been emphasized, which define India's long-term interest in cooperation with the Arab world. क्या हैं ये पिलर्स? सबसे पहले आ जाता है इकोनॉमी। जैसे कि आप जानते हैं that the Arab world has become very rich because of their oil economies, लेकिन उन्हें भी पता है that oil will slowly be replaced by renewables and fossil fuels की जो सप्लाई है वो भी डिक्लाइन हो रही है, ऑयल वेल्स में ऑयल एग्जॉस्ट हो रहा है, so they want to diversify। तो ये बहुत अच्छा एक म्यूचुअल अपॉर्चुनिटी है फॉर इंडिया एज वेल एज द अरब कंट्रीज। दे वांट आवर बिजनेसेस टू बी होस्टेड इन देयर कंट्रीज so that they can diversify their economy to other activities like manufacturing and services. At the same time, we are seeking their foreign investment from the huge amount of surplus money they have collected from their oil sales over time. दूसरा, अभी इंटरिम पीरियड में एनर्जी कोऑपरेशन विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द टाइज बिटवीन अरब वर्ल्ड एंड इंडिया। जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया इंपोर्ट्स मोर देन 85% of its oil supplies and almost 50% of its gas supplies, और इसमें सिग्निफिकेंट शेयर है ऑफ कंट्रीज इन द अरब वर्ल्ड। इसकी वजह से इनके साथ कोऑपरेशन इंडिया के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। ब्रॉडली इन लाइन विद इकोनॉमी, जैसे जैसे अरब कंट्रीज अपने को डाइवर्सिफाई करेंगी वो हाई वैल्यू सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग पे जाएंगी, वहां पे उनको क्वालिटी एजुकेशन की रिक्वायरमेंट होगी, वहां पे इंडिया की जो एजुकेशनल स्ट्रेंथ है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं इन कोऑपरेशन बिटवीन द टू। सिमिलरली मीडिया एंड कल्चर, क्योंकि as being Asian countries and India itself having a history of contacts with the Arab world, हमारे बीच में cultural similarities बहुत हैं। That could be in our food habits, that could be in the media we consume। जैसे जो टीवी शोज इंडिया में देखे जाते हैं, many of them find popularity in Arab countries because of similar cultural traits. It could be in clothing, इन सब कॉमन कल्चरल चीजों की वजह से पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट और सॉफ्ट डिप्लोमेसी का बहुत स्कोप है इंडिया और अरब वर्ल्ड के बीच। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक, recently the Supreme Court has said that the right to menstrual health and hygiene is part of Article 21, that is right to life and liberty। पहले समझते हैं आर्टिकल 21 क्या है। आर्टिकल 21 को काफी बार कहा गया है द हार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया, यानी कि ऑलमोस्ट एवरी अदर फंडामेंटल राइट अपनी फिलोसॉफिकल सोर्स इसी आर्टिकल को ट्रेस कर सकती है। आर्टिकल 21 का टाइटल है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और ये आर्टिकल कहता है दैट नो पर्सन, नॉट सिटीजन,
person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law। तो जैसे कि आप जानते हैं, इनिशियली ए के गोपालन केस 1950, उसमें कोर्ट्स ने इस फ्रेज का नैरो मीनिंग इंटरप्रेट किया था कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ अप्लाई करेगा, चाहे आपके जो लेजिस्लेचर है उसने जो प्रोसेस बनाया है लाइफ को डिप्राइव करने के लिए, वो फेयर और रीजनेबल हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वट एवर द प्रोसीजर इज, by that this right can be violated। But in the Menka Gandhi case, the courts very clearly said that the procedure itself that is laid down by the law and by which the law has been made has to be just, fair and reasonable। इसका मतलब कि जो प्रोसीजरल जस्टिस है वो भी आपको मिल रहा है एंड नॉट जस्ट सब्सटैंटिव जस्टिस। जिस तरीके से ये राइट वायलेट किया जाए उस तरीके में भी फेयरनेस होनी चाहिए। इसको कहा गया द रीडिंग ऑफ ड्यू प्रोसेस इनटू आर्टिकल 21। जैसे कि आप जानते हैं कि पहले भी यूपीएससी इन फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस पे पीवाईक्यूज पूछ चुका है, इसकी वजह से इसको अच्छे से समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहा गया इस केस में? In this case called Dr. Jaya Thakur versus Government of India and others, कोर्ट ने बोला that right to menstrual health and hygiene has to be part of Article 21। कोर्ट ने कहा कि इस एक्सेस से वंचित होना is menstrual poverty because it denies girls who don't have access from the right to exercise education which is available to their male peers and other women who have access to menstrual hygiene। हमारा जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है उसने दिखाया है दैट इन द लास्ट फ्यू इयर्स ये एक्सेस इंप्रूव हुआ है। इवन देन 23% of girls don't have access to menstrual hygiene। क्या मतलब है ऑफ दिस जजमेंट? इसका मतलब है कि जो नॉन कंप्लायंट स्कूल्स हैं, जो अपने स्कूल गोइंग गर्ल्स को मेंस्ट्रुअल हेल्थ का एक्सेस नहीं प्रोवाइड कर रही हैं, they can be penalized for not providing menstrual hygiene। The judges said, inspired by the motto of the PAD project, a period should end a sentence, not a girl's education। नेक्स्ट न्यूज ये कहती है कि इंडियन साइंटिस्ट ने एक अफोर्डेबल टेस्ट बनाया है जिससे वो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को सीवेज में ट्रैक कर सके। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इंडिया इज कॉल्ड द एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। Highest cases are suspected to be in India। We have very high rates of resistance to common bacteria such as E. coli and K. pneumonia। Almost close to 3 lakh deaths in India were because of antimicrobial resistance in 2021। तो समझते हैं कि एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता क्या है और वो कैसे काम करता है। एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस तब होता है व्हेन बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, पैरासाइट, कोई भी पैथोजन जो ह्यूमन बॉडी को इन्वेड कर सकती है, दे स्टॉप रिस्पॉन्डिंग टू वेरियस एंटी पैथोजेनिक मेडिसिन या एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन। इसकी वजह से हम इन इन्फेक्शंस को ट्रीट ही नहीं कर पा रहे बिकॉज हमारी दवाइयाँ इन डिजीजेस के खिलाफ काम करनी बंद कर गई हैं, बिकॉज इन पैथोजेंस ने हमारी दवाइयों के अगेंस्ट डिफरेंट तरीकों से रेजिस्टेंस मेंटेन कर ली है या बना ली है। बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे बैक्टीरिया रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है। जैसे बैक्टीरिया अपनी बॉडी से एंजाइम बना सकता है जो उस एंटीबायोटिक को ही खा के खत्म कर दे बिफोर इट कैन वर्क। पैथोजेंस कैन डेवलप माइक्रोस्कोपिक पंप्स जिससे वो अपने सेल से इस दवाई को बाहर इजेक्ट कर दें और उससे उस दवाई का असर ना हो। The pathogen's DNA itself can alter
सो दैट द टारगेट साइट जहाँ पे ड्रग बाइंड करता है वो बाइंड ही ना करे। जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी पैथोजेन में कुछ मार्कर्स होते हैं जो दवाइयाँ या एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन जो इनको टारगेट करने के लिए बनी होती हैं, उनको ट्रेन किया गया होता है कि आप इनके ऊपर जो मार्कर्स हैं उनको पहचान लो और इनको मार लो। लेकिन अगर वो पैथोजेन अपना डीएनए ही बदल दे जिससे ये मार्कर बदल जाए, तो वो मेडिसिन उसको फिर ढूंढ के मार नहीं कर पाएगी। अब इसके पोटेंशियल सॉल्यूशंस क्या हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, मेंस के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए भी। एक है वन हेल्थ अप्रोच। वन हेल्थ ये कहता है दैट ह्यूमन हेल्थ डज नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट। हमारी हेल्थ एनिमल और इन्वायरमेंट लिंक हेल्थ से लिंक्ड है। कैसे? एनिमल्स में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है इन टू एक्ट एज ग्रोथ प्रमोटर्स। उनका साइज बढ़ाने के लिए इन एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स से ये बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स की रेजिस्टेंस हो जाती हैं। तो अगर हम सिर्फ ह्यूमंस में एंटीबायोटिक यूज को कम कर लें, तब भी हम इस एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से लड़ नहीं पाएंगे। हमारे को एक इंटीग्रेटेड वन हेल्थ अप्रोच चाहिए जो ह्यूमन, एनिमल और इन्वायरमेंटल हेल्थ तीनों को एक साथ एक सेम फिलॉसफी से लेके चले। सेकंड, we have to end the over the counter sale of last resort antibiotics। जैसे कि आप जानते हैं कि एंटीबायोटिक सेल इन इंडिया इज नॉट वेरी वेल रेगुलेटेड। इवन विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन कोई भी व्यक्ति जाके केमिस्ट पे एंटीबायोटिक इजीली ले सकता है। और ये सबसे ज्यादा तब प्रॉब्लम हो जाता है जब सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ के एंटीबायोटिक्स या लास्ट रिजॉर्ट एंटीबायोटिक्स भी फ्रीली मिलने लगते हैं बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के। वी नीड टू एजुकेट बोथ डॉक्टर्स एज वेल एज पेशेंट्स कि आपको एंटीबायोटिक्स को अवॉइड करना चाहिए फॉर नॉर्मल वायरल इन्फेक्शंस जहाँ पे वो काम भी ना करेंगी और आपकी बॉडी उन डिजीजेस से खुद लड़ सकती है इफ इट इज गिवन एडिक्वेट टाइम। We need better waste treatment for pharmaceutical factories and hospitals to stop leaking their antibiotics into water bodies। फार्मास्यूटिकल फैक्ट्रीज में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जब वो एंटीबायोटिक्स का मैन्युफैक्चर करते हैं, जो वो वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, उसमें बहुत सारी एंटीबायोटिक्स उनके वेस्ट में, उनके सॉलिड वेस्ट में, उनके लिक्विड वेस्ट में बह जाती है और इससे भी हमारे इन्वायरमेंट में एंटीबायोटिक या एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ती है। फेज थेरेपी ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एक खास तरह के वायरसेस होते हैं जिनको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज या सिर्फ फेज। ये वायरसेस ह्यूमंस को अफेक्ट नहीं करते या ये ह्यूमंस के लिए बिल्कुल सेफ होते हैं, बट दे ईट और किल अदर बैक्टीरिया। जैसे हम जानते हैं कि वायरस को एक होस्ट बॉडी चाहिए सरवाइव करने को। वो होस्ट बॉडी ह्यूमन भी हो सकती है, बैक्टीरिया भी हो सकती है। तो क्यों ना हम ऐसे वायरसेस को भेजें अपनी बॉडी में जो हमें नुकसान ना पहुंचाए, पर इन बैक्टीरिया को किल कर दें और हमारे को इनसे सुरक्षा दे दें। देन वी नीड टू इंसेंटिवाइज द डिस्कवरी ऑफ न्यू एंटीबायोटिक्स। सिंपल सी बात है, अगर आपके एग्जिस्टिंग एंटीबायोटिक्स काम नहीं कर रहे तो आप नए एंटीबायोटिक्स बनाएं और जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है आपको हमेशा नए एंटीबायोटिक्स बनाते रहने होंगे अगर आपको पता है कि पुराने एंटीबायोटिक्स कुछ सालों में बेकार पड़ जाएंगे। तो वी हैव टू क्रिएट इंसेंटिव्स कि हर साल एक स्पीड पे नई टाइप के एंटीबायोटिक्स बनते रहे, डिस्कवर होते रहे। वी नीड टू एक्सपैंड वैक्सीन कवरेज and improve wash, that is water sanitation and hygiene, to reduce the need for antibiotics। अगर हम इन्फेक्शन को ही प्रिवेंट कर दें थ्रू वैक्सीनेशन एंड थ्रू प्रॉपर हाइजीन मैकेनिज्म्स, even then we can
reduce the use of antibiotics, because as they say that prevention is better than cure. अब देखते हैं कि ये न्यूज़ क्या है और ये इनोवेशन क्या है। इन ऑर्डर टू फाइंड एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, हमें डिटेक्ट करना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहाँ हो रही है कंट्री में, कौन से शहरों में हो रहे हैं, उन शहरों के अंदर कौन से पार्ट्स में ज़्यादा हो रही है, और वहीं पे हमारे को उसको ढूंढ के उसको इरेडिकेट करना पड़ेगा। सो दिस इज अ लो कॉस्ट पेपर बेस्ड डिपस्टिक एसे। क्या कर सकते हैं कि आप इस पेपर को यूज करके सीवेज में डिप कर सकते हैं एंड इट विल चेंज इट्स कलर टू इंडिकेट कि यहाँ पे रेजिस्टेंट माइक्रोब्स हैं कि नहीं। वाई इज इट इम्पॉर्टेंट? बिकॉज सूवेज इज अ मिरर ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। हमारे जितने भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होती हैं वो हमारे सूवेज में इकट्ठी होती रहती हैं पानी के थ्रू। इट ऑल्सो सर्व एज अ ट्रांसमिशन हब, जहाँ से डिफरेंट बैक्टीरिया आपस में रेजिस्टेंट जीन्स शेयर कर लेते हैं या स्वैप कर लेते हैं। दिस टेस्ट विल टेल अस अ सी एंड टेल मैकेनिज्म। इसमें आपको कोई लैब की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपने सीधा ऐसे यूज किया, उस पर कलर जिस हिसाब से चेंज हुआ आपको पता चल गया कि यहाँ पे कौन से स्पेसिफिक रेजिस्टेंट जीन्स प्रेजेंट हैं। एंड this will enable you to do waste water based epidemiology। एपिडेमियोलॉजी होता है जो भी कोई भी पैथोजेंस एक एरिया में फैल रहे होते हैं, किस स्पीड से वो फैल रहे हैं, कौन सा पर्टिकुलर पैथोजन फैल रहा है, उसकी स्टडी को एपिडेमियोलॉजी कहा जाता है। एंड इट विल अलाउ अथॉरिटीज टू फाइंड antimicrobial resistance hotspots in a city without the need to test every individual patient. This is a proactive and a preventive approach कि आप हर एरिया में देख रहे हैं एट अ लो कॉस्ट वे कि सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम कहाँ पे है, उस प्रॉब्लम को हम वहीं ढूंढेंगे और वहीं पे इसको कम करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट करंट अफेयर्स है about the new solid waste management rules that have come into place a few days ago। क्यों ये इम्पोर्टेंट है? इंडिया में वेस्ट मैनेजमेंट बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे कि आप सबको भी पता होगा कि लैंडफिल एंड गार्बेज डंप्स इन इंडिया आर अ बिग बिग प्रॉब्लम। एज पर सीपीसीबी हम रोज 1.8 लाख टन वेस्ट जनरेट करते हैं और इसमें से 40,000 टन सीधा लैंडफिल्स में चला जाता है। क्यों ये प्रॉब्लम है? बिकॉज इन लैंडफिल्स में होती हैं मीथेन एमिशंस। जब बायोलॉजिकल वेस्ट डिके होता है तो वहां से मीथेन एमिशंस आती हैं, इससे आग भी लग सकती है, इससे ग्रीन हाउस गैसेस भी बढ़ती हैं। इट कैन लीड टू लीचिंग। मेटल्स हैं, पॉल्यूटेंट्स हैं इस वेस्ट में, वो ग्राउंड के नीचे लीच कर सकते हैं, हमारे पानी हमारे सॉइल को पोल्यूट कर सकते हैं। इट कैन लीड टू लैंड डिग्रेडेशन। जैसे जैसे लैंडफिल बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे पास प्रोडक्टिव यूजेस के लिए लैंड कम बचेगा, और अगर हम इन लैंडफिल्स को रेमीडिएट कर लें तो ये लैंड हमारे लिए वापस एक इकोनॉमिक एसेट बन सकता है जिसपे हम हाउसिंग क्रिएट कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल सप्लाई क्रिएट कर सकते हैं। तो अब समझते हैं कि जो 2016 में रूल्स आए थे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के वर्सेस जो अब रूल्स आए हैं उनमें फर्क क्या है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि 2016 रूल्स में सिर्फ दो तरह की सेग्रीगेशन रिक्वायर्ड थी, ड्राई वेस्ट एंड वेट वेस्ट। बट इन द 2026 रूल्स दिस इज अ 4-वे सेग्रीगेशन। आपको ड्राई, वेट, सैनिटरी वेस्ट और स्पेशल केयर वेस्ट में सेग्रीगेशन करना होगा। इन द 2016 रूल्स बल्क वेस्ट जनरेटर इनको रिकॉग्नाइज किया था एंड इनको बोला था कि आपको वेस्ट सेग्रीगेट करना है, बट इन पे ऐसी कोई कंपल्सरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, ये लार्जली एडवाइजरी इनको व्यू दिया गया था कि आपको सेग्रीगेट करना चाहिए। बल्क वेस्ट जनरेटर होते हैं अ बिग जनरेटर
जो खुद अपने लेवल पे भी वेस्ट को प्रोसेस कर सकता है। जैसे होटल्स, हॉस्पिटल्स, आपकी लोकल आरडब्ल्यूए, कोई रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, और इनको नए रूल्स में डिफाइन किया गया है। In the new rules, now the bulk generators have extended producer responsibility. Extended producer responsibility 2016 में सबसे पहले आया था फॉर मैन्युफैक्चरर्स। सिंपली रूल कहता है कि अगर आपने कोई चीज़ बनाई है तो उसके बनाने के बाद जो कूड़ा जनरेट होगा, मान लो कि आपने एक लैपटॉप बनाया है, लैपटॉप की जो एंड ऑफ लाइफ में वेस्ट बनेगा उसको प्रोसेस करने की भी जिम्मेदारी आपकी है। आपको उसको कंज्यूमर से कलेक्ट करना है और उसको सेफली डिस्पोज करना है। अब बल्क जेनरेटर्स पे भी ये एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी लागू की गई है। उन्हें सेग्रीगेशन एट सोर्स करना है और रिसाइकलिंग के लिए ऑथराइज एंटिटीज को 1 साल में ये वेस्ट थमाना है। इसका ये मतलब है कि वो उनके पास खुद का प्रोसेसिंग की एक फैसिलिटी भी होगी और वो इकट्ठा कर रहे हैं वेस्ट जो वो एक रिसाइकलिंग एजेंसी को देंगे। 2016 rules largely relied on voluntary compliance कि लोगों को रूल्स बता दिए गए हैं एंड वी होप एंड एक्सपेक्ट कि वो कर लेंगे इनसे कंप्लाई बिकॉज द गवर्नमेंट अंडरस्टूड कि लोगों को टाइम चाहिए इन ऑर्डर टू क्रिएट द इंफ्रास्ट्रक्चर टू कंप्लाई विद द न्यू रूल्स। नाउ द polluter pays principle will be applicable. Under this, the compliance is no longer voluntary, इट इज इन्फोर्सेबल। अगर आप कंप्लाई ना करें तो आप पे इन्वायरमेंटल पेनल्टी भी लग सकती है फॉर नॉन कंप्लायंस। दैट मीन्स कि आपको जुर्माना भरना पड़ेगा अगर आप इन रूल्स के साथ कंप्लाई ना करें। पहले जो पूरी सप्लाई चेन में ट्रैकिंग होती थी वो मैनुअल फ्रेगमेंटेड थी, स्टेट लेवल पे अलग ट्रैकिंग, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग ट्रैकिंग। अब गवर्नमेंट एक सेंट्रल पोर्टल बनाएगी ताकि जो भी स्टेजेस हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की वो सब ट्रैक की कर सके। पहले क्या था कि जो भी मिक्स्ड वेस्ट है जिसको पूरी तरह से सेग्रीगेट नहीं किया गया है, प्रोसेस नहीं किया गया, ये डिक्लेयर नहीं किया कि ये सेफ है लैंडफिल में जाने को, उसको हम लैंडफिल में डिस्पोज कर सकते थे। इन द न्यू रूल्स सिर्फ प्रोसेस्ड और इनर्ट वेस्ट को डिस्पोज किया जा सकता है इन लैंडफिल्स। इसके ऊपर जितनी भी अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनको अपनी रीजन में, अपने सिटी में सारे के सारे लेगेसी लैंडफिल्स की मैपिंग क्रिएट करनी है। उनको एक प्लान बनाना है कि कैसे वो इन लैंडफिल्स को रिमीडिएट करेंगे। दे विल डू बायो रेमीडिएशन कि अगर वो कोई भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू रिमूव द पोल्यूटेंट्स फ्रॉम द लैंडफिल, दैट इज कॉल्ड बायो रेमीडिएशन, तो वो करेंगे। बायो माइनिंग होता है द यूज ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स टू माइन यूजफुल एलिमेंट्स फ्रॉम वेस्ट। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। वी होप कि आपको ये सेशन इंफॉर्मेटिव लगा होगा और ऐसे और सेशंस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।